साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और यहां पर अपने जो है ना, जो अपनी क्लासेस चल रही है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल व एसएससी एमटीएस व अग्निवीर, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर भी हम जो है ना टॉप 20 क्वेश्चनों को करेंगे और उनसे रिलेटेड भी जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो बिना देरी करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करिए। और चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, और क्या बोल रहा हमारा क्वेश्चन पहला कि पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था। तो हमें बताना है यहाँ पर जो पहला विधि आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था। और अगर हम लोग बात कर लेंगे पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये किस एक्ट के या चार्टर के तहत हुआ था। तो ये हमारा सेंट हेलेना एक्ट था, और 1833 का 1833 का सेंट हेलेना एक्ट था, या 1833 का चार्टर एक्ट के तहत हुआ था पहले विधि आयोग का गठन। और कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। और क्या क्या हुआ था इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो जो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था, और उसे क्या बनाया गया था, एक व्यापारिक निकाय से बना दिया गया था। और इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था, सिविल सेवा के लिए खुली परीक्षा का आयोजन किया गया था। और क्या हुआ था, हमारा भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और क्या हुआ था, तो दास प्रथा का अंत हुआ था, और केंद्रीय बजट की शुरुआत की गई थी। तो ये हमारे थे जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके तहत। जो 1833 का चार्टर एक्ट था ना उसके तहत क्या क्या हुआ था, हमारा यहाँ पर सारा क्लियर हो जा रहा। तो हम क्वेश्चन तो एक कर रहे हैं, उसके साथ साथ सारे विकल्पों को भी करते हुए चल रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी करते हुए चल रहे हैं। और प्रश्न हमारे जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारा आ चुका है अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या फिर हमारे लोकसभा के, या फिर कह दें जितने भी नेता होते हैं, ठीक है, तो उनको जो वेतन मिलता है ना, वो वेतन जो है ना कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी। तो जो वेतन दिया जाता है हमारा वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाए, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो अपने इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अपनी अनुसूची 1 की, तो अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या आता है, 2 की बात कर चुके हैं हम लोग कि 2 के अंतर आ जाते हैं हमारे जो वेतन होता है। तीसरी में क्या आता है, चौथी में क्या आता है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जो हमारी पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच जो है ना क्षेत्रफल के विषय में बताती है कि इतना भाई, इतना आप कंट्रोल करेंगे, इतना हम कंट्रोल करेंगे। जो दूसरी अनुसूची है तो हमने पढ़ा ली, तो इसमें क्या बताएगा, वेतन बताया गया हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तीसरी अनुसूची में जो है ना शपथ के बारे में बताया गया, जैसे राष्ट्रपति शपथ महोदय हमारे शपथ लेते हैं, राज्यपाल लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। तो जितने भी शपथें होते हैं ना वो सारी अनुसूची 3 में बताई गई हैं। और अनुसूची 4 में क्या बताया गया है, तो अनुसूची 4 में बताया गया है केंद्र व राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो बताया गया है यहाँ पर। तो ये थे हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर पहुँच जाए। और 3 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि टाइटेनिया किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटेनिया, टाइटेनियम और ट्राइटियम जो है ना, यहाँ से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो टाइटेनियम है क्या, टाइटेनियम अरुण का सबसे बड़ा ग्रह है, चंद्रमा कह सकते हैं हम लोग। तो टाइटेनियम, जो टाइटेनिया है वो किस ग्रह का उपग्रह है हमें बताना है ना। तो अरुण का, जो अरुण ग्रह है इसका जो है ना टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। और वरुण का कौन सा होगा, बृहस्पति का क्या होगा, शनि का क्या होगा। तो अरुण का हमने पढ़ लिया, जो होता है टाइटेनिया होता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारा लिखा है, तो ट्राइटन होता है हमारा वरुण का। तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह
कौन सा हो जाएगा, ट्राइटन हो जाएगा। अगर यहाँ पर गाइनामाइड हो जाएगा हमारा, गाइनामाइड, तो गाइनामाइड सबसे बड़ा जो होता है वो किसका होता है, वो हो जाएगा हमारा बृहस्पति का। और एक ये ट्राइटन हो गया, और ट्राइटन हो गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया है क्या हमारा, टाइटेनियम हो गया। और टाइटन किसका होता है, टाइटन, एक होता है टाइटन। तो टाइटन होता है हमारा जो उपग्रह है वो हमारा शनि का है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। और वरुण का हो जाएगा क्या, ट्राइटन, और अरुण का हो जाएगा टाइटेनिया। तो कंफ्यूज नहीं होना। और बृहस्पति का क्या हो जाएगा हमारा, गाइनामाइड। ठीक है, तो ये इसके सारे बड़े उपग्रह हो गए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। शनि का टाइटन हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ चुके हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, और क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ना, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, हमें बताना है यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें कि विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो विधि आयोग का गठन हुआ था हमारा, अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं कि 1834 में हमारा गठन हुआ था। तो वहाँ पर जो है ना, जब 1834 में गठन हुआ था, तब अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तब अगर अध्यक्ष की बात करें हम लोग अध्यक्ष, तो तब अध्यक्ष बनाया गया था मैकाले को, मैकाले को बनाया गया था 1834 में। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में जो है ना, इसका जब गठन हुआ, यानी 1955 में अगर हम लोग बात करें, तो 1955 में किसी भारतीय को बनाया गया, क्योंकि तब लोग हम लोग आज़ाद हो गए थे। तब किसको बनाया था, तब बनाया गया था 1955 में MC सीतलवाड़ को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा MC सीतलवाड़ अपने इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर अगर हम बात करें, शिव अरैया दुरई ये भी नहीं होंगे हमारे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, और कृष्णामाचारी भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा अपने इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न से क्या बोल रहा है कि आकार के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी आकार के आधार पर बताना है हमें, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से हमें बताना है यहाँ पर। तो जो है ना, यहाँ पर अपने ग्रहों में हमें आकार के आधार पर बताना है कौन सा ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है, क्या बृहस्पति होगा हमारा, या शनि होगा, या अरुण होगा, या वरुण होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा हमारा जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा बृहस्पति, नंबर 2 पर आ जाएगा शनि, नंबर 3 पर आ जाएगा अरुण, नंबर 4 पर आ जाएगा वरुण, नंबर 5 पर आ जाएगा पृथ्वी, और 6 पर आ जाएगा शुक्र, और यहाँ पर आ जाएगा 7 पर मंगल, और 8 पर आ जाएगा हमारा बुध। अब देख लेते हैं हमसे कौन सा पूछा गया था क्वेश्चन की सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा पूछा गया था या चौथा। तो यहाँ पर पूछा गया था तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यहाँ से कौन सा हो जाता है हमारा, अरुण हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अरुण किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो यहाँ पर अरुण अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर वरुण, फिर आता है पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। और इस प्रकार से जो है ना, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है ग्रहों का, यानी आकार के, यानी आकार में घटता हुआ क्रम हमारा ये दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें सूर्य से, तो सूर्य से होता है सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारा क्रम होता है सूर्य से इन ग्रहों का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन हमारा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, हमें बताना है यहाँ पर। तो क्या गुलाबी क्रांति का संबंध हमारा टमाटर उत्पादन से है, गुलाब उत्पादन से है, या फल उत्पादन से है। और एक लास्ट जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन हमारा, तो एक और ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन होगा हमारा गुलाबी क्रांति का संबंध। तो यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये झींगा उत्पादन। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा झींगा उत्पादन। तो हमें बताना है यहाँ पर। तो जो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ना ही, तो अगर टमाटर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो टमाटर का संबंध किससे है हमें बताना है यहाँ पर। तो अगर टमाटर का संबंध हम लोग पूछे, तो ये लाल क्रांति से है हमारा, लाल क्रांति का। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर व मांस उत्पादन से है। टमाटर व मांस उत्पादन का हो जाएगा लाल क्रांति।
अच्छा, गुलाब उत्पादन से तो इसको नहीं हो जाएगा हमारा। अगर फल उत्पादन की हम लोग बात करें तो फल उत्पादन के लिए आई थी सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति आई थी फल उत्पादन के लिए। लेकिन हमसे पूछा गया है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो जो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो है हमारा झींगा उत्पादन से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा उत्पादन से, याद रखना है हमें। तो गुलाबी क्रांति का नाम सुनकर गुलाब पर नहीं टिक लगा देना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ चुका है, और क्या बोल रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को किस अनुपात में मिलाने पर अम्लराज का निर्माण होता है। तो किस अनुपात में मिलाते हैं, 1:3 अनुपात में मिलाते हैं। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होता है। ये अम्लराज होता क्या है, तो ये इतना जो है ना अम्लीय हो जाता है, यानी अम्लों का इसको राजा कहते हैं हम लोग। और इतना अम्लीय हो जाता है तो सोना हो, चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर इसमें डाल दे तो ये क्या करता है, उनको घोल देता है। और घोल देता है ये उस सभी चीज़ों को, इतनी पावर हो जाती है इसमें। कभी कभी गांव में हम लोग देखते हैं कि जो है ना झोला छाप आ जाते हैं और बोलेंगे जो है ना कि ये जो है ना अपनी पायल जो है ना या सोने जो आभूषण है जो है ना वो नए करा लो। और गांव की जो है ना महिलाएं, हम लोग तो जानते हैं ना, और गांव की जो महिलाएं होती हैं ना कहेंगी जो है ना कि हमारे भी नए कर दो, जो है ना आभूषणों को, पुराने आभूषणों को कहेंगे कि साफ कर देंगे, इनको बिल्कुल चमकने लगेंगे, बिल्कुल दांतों की तरह खिलखिलाते हुए। और उनको तो पता नहीं होता कि जो है ना ये क्या हमारे साथ गेम खेलने वाले हैं। तो वो जो है ना अम्लराज उनके पास होता है और अम्लराज में जो है ना सोने चांदी के, सोना या चांदी के आभूषण जो है ना डाल देते हैं। और डालने के बाद में उसकी जो ऊपरी परत होती है वो गलकर जो है ना उनके पास ही रह जाती है। और जब उनसे बोलते हैं भैया रुपए कितने देना आप लोगों को, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो है ना हम जो है ना दादी अम्मा, आप जैसे दादी अम्मा लोगों के लिए भलाई के लिए ऐसे हैं, तो हम लोग जो है ना ये काम फ्री में कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलकर जो है ना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और उनके पास होता है अम्लराज। और आपने सोना या चांदी उनको कुछ भी नया करने के लिए दिया तो जो उसकी ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत को गला करके अपने साथ लेकर जाएंगे, उनसे उनका प्रॉफिट बहुत तगड़ा वाला हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचना है हमें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या बता रहा है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड बीमारी का नाम तो हमें पता ही होना चाहिए, टाइफाइड होती है। और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, क्या बड़ी आंत को करती है या यकृत को या किडनी को या आहार नाल को। तो जो हमारी जो होती है यहाँ पर टाइफाइड, टाइफाइड प्रभावित करता है आहार नाल को, आहार नाल को प्रभावित करता है जो है ना टाइफाइड। और टाइफाइड होता किससे है हमारा, तो टाइफाइड एक जो है ना अगर हम लोग बात करें जीवाणु जनित रोग है। किससे होता है, जीवाणु से होता है हमारा टाइफाइड, याद रखना है हमें। और ये हमारा आहार नाल में छोटी आंत को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अम्लीय वर्षा होती है, यहाँ पर मिस्टेक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है हमें बताना है यहाँ पर। तो जैसा कि हम लोग पता है कि अम्लीय वर्षा होती है और कितनी खतरनाक होती है कि जब अम्लीय वर्षा होती है तब हमें जो है ना अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अम्ल हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है वो तो हमें अच्छे तरीके से ही पता है। तो कितना होता है उसका पीएच मान, और पीएच मान होता क्या है, तो अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो है ना एक पीएच स्केल बनाया। और पीएच स्केल में जो है ना पैमाने 1 से 14 तक के अंकों का 1 से 14 तक अंक दिए। वहाँ पर अगर 1 से 7 के बीच में अगर किसी का पीएच मान आता है तो वो हमारा वैल्यू अम्लीय मानी जाती है। और अगर क्या हो जाए हमारा 7 से अधिक और 14 से कम हो जाए तो वह विलेन माना जाता है, हमारा क्षारीय विलेन माना जाता है। और इसको सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। अब इसी के द्वारा डिसाइड होता है कोई चीज़ अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। अगर 0 से अधिक या 7 से कम है तो वह चीज़ हमारी अम्लीय होती है। अगर 7 से अधिक और 14 से कम होती है तो वह चीज़ हमारी क्षारीय मानी जाती है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर 2.2 लिखा है वैल्यू, अब मान लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा 0 से अधिक 7 से तो कम है ना, इसलिए ये हमारा जो भी होगा वो अम्लीय होगा। अगर यहाँ पर दिया गया हमारे फिर से 3.5 दिया गया है, ये भी हमारा 0 से अधिक है लेकिन 7 से कम है, इसलिए ये भी हमारा अम्लीय होगा। और यहाँ पर दिया गया है 1.51, ये भी हमारा क्या है, 7 से कम है और 0 से तो अधिक है, इसलिए ये भी हमारा अम्लीय हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया 5.5, ये भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। अगर सपोज देन मान लें यहाँ पर हो जाए पीएच मान किसी का 6 हो जाए, तो 6 कहाँ आएगा, 6 भी हमारा जो है ना अम्लीय माना जाएगा। अगर सपोज देन हम लोग मान लेते हैं किसी का पीएच मान है 8, अब 7 से तो अधिक है लेकिन 14 से कम है, तो वह कैसा हो जाएगा, हमारा विलयन क्षारीय माना जाएगा। लेकिन इन सब प्रश्नों को हम लोग जो है ना साइड में रखते हुए जो अपना प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है पीएच मान, और वो भी किसका बताना है, यहाँ पर हमें अम्लीय वर्षा का। तो जो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड और जो हमारा नोट्स है इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नींबू का पीएच मान देख लेते हैं हम लोग। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। अगर वहीं पर हम लोग बात करें टमाटर की तो होता है 3.5। जो हमारी लार होती है, जब सुबह के टाइम हम लोग सोकर उठते हैं तो लार हमारी क्षारीय हो जाती है, और सिंपल सा जो है ना दिन में हमारी क्या होती, अम्लीय होती है हमारी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमेशा रहती है। तो कितनी मानी जाती है, लगभग 6.8 होती है। अगर समुद्री जल की बात करें हम लोग तो पता है कि समुद्री जल खारा होता है हमारा, तो जब खारा होता है चीज़ें तो वो हमारी क्षारीय हो जाएंगी। तो जल का मान कितना हो जाएगा, समुद्री जल का 8.4 हो जाएगा। और जब वैल्यू हमारी टोटल यानी पूरी 7 होती है, बीचों बीच में होती है, तो उसको हम उस विलयन को उदासीन विलयन माना जाता है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो होता है 7, और 7 पर होती है वैल्यू उदासीन। तो जल ना तो अम्लीय ही होता है और ना ही क्षारीय होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, जो इनो हम लोग खाते हैं, गैस जब बन जाती है तो इनो खाते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 10.5 हमें। तो यहाँ से याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी यानी पूछ लिया जाए और हमें छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं हमें बताना है यहाँ पर। क्या 4 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो वो 8 बिट होते हैं। तो ये कंप्यूटर से हमारा प्रश्न पूछा गया था, और इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है उसकी हम लोग बात कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट है करके जो है ना देख लेंगे हम लोग। एक नीबल बराबर होता है 4 बिट, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट होता है। एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, और एक गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट, और एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। तो ये हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, और हम लोग पहुँच गए हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। बोल रहा है कि पंचमार्क सिक्का किसके शासनकाल में चलता था। तो जो पंचमार्क सिक्का था ना वो मौर्य शासन के काल में चलता था, और इनका जो है ना टाइम पीरियड कितना है, तो इनका टाइम पीरियड रहा है 322 से 183। 322 से 183 BC इनका रह चुका है। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था, इनका मौर्यों का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गुप्त नहीं होगा हमारा, ना ही अशोक होगा और ना ही औरंगजेब होगा। अगला प्रश्न, चेर चोलों की भाषा क्या थी। जो चेर चोल पांड्य रहते थे हमारे दक्षिण के राज्य, यहाँ पर बता रहा है कि उनकी भाषा क्या थी। उड़िया थी, मलयालम थी, मराठी थी या तमिल थी। तो ना ही उड़िया थी, ना ही मलयालम थी, ना ही मराठी थी, तो उनकी भाषा थी तमिल हमारी। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच चुके हैं 13 पर, और यहाँ पर बोला है कि सागा दावा किस संप्रदाय का पर्व है, हमें यहाँ पर बताना है।
तो सागा दावा कौन सा संप्रदाय मनाता है, क्या हिंदू संप्रदाय या बौद्ध या जैन या कौन सा संप्रदाय मनाता है, यहाँ पर बताना है हमें। हिंदू संप्रदाय मनाता है, बौद्ध, सिख या जैन। तो जो हमारा बौद्ध संप्रदाय है, सागा दावा फेस्टिवल बौद्ध संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था या कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भारत का बना था आंध्र प्रदेश। ना ही जम्मू कश्मीर होगा, ना ही गुजरात, ना ही कर्नाटक होगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, और ये और किस भाषा के आधार पर बना था, तो ये बना था तेलुगु भाषा के आधार पर। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 10 अक्टूबर और 1953 में। 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर जो है ना आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और ये भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या बोला है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है हमारा, तो यहाँ पर 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें G7 में, तो G7 में कुल सदस्य देशों की संख्या है 7। कभी इसमें 8 हुआ करते थे, लेकिन क्रीमिया क्षेत्र और कब्जे के कारण रूस हो गया बाहर यहाँ पर। तो जो इससे जो है ना रूस के बाहर होने की घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है हमारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल है, बिल्कुल है। यहाँ पर फ्रांस है, फ्रांस हो जाएगा हमारा। इटली है, इटली भी हो जाएगा। लेकिन जो है ना अगर हम लोग बात करें इंडिया, तो G7 का सदस्य कौन, इंडिया नहीं है हमारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने आ चुका है। क्या बताया जा रहा है कि चेचक रोग किसके कारण होता है। तो हमें बताना है चेचक किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है या फंगी के कारण होता है या वायरस के कारण होता है या कवक के कारण होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि टाइफाइड टाइफाइड होता था हमारा जीवाणुओं की वजह से। और यहाँ पर चेचक की बात करते हैं तो चेचक होता है हमारा वायरस से। जैसे कोरोना वायरस से होता है, उसी प्रकार से चेचक भी हमारा वायरस से होता है। बैक्टीरिया गलत हो जाएगा, फंगी गलत हो जाएगा, कवक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जैसा कि हमको लोग पता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारी सुचेता कृपलानी, और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो थी हमारी मायावती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर 3 वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने और क्या बोल रहा है कि मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है ग्राहक को। ग्राहक कौन होते हैं, हमारे क्रेता यानी खरीदने वाले। और मुद्रास्फीति में होता क्या है हमारा, जब मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता है, वस्तुओं के और सेवाओं के दाम तो बढ़ जाते हैं, दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उनकी बिक्री क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी कम। तो बिक्री कम, दाम बढ़ जाते हैं, वही कहलाता है हमारा मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा फायदा होता है ग्राहकों का यानी क्रेताओं का। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारे सामने बता रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बताना है यहाँ पर कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो कौन सी झील है, क्या सांभर झील है हमारी, वूलर झील है, पुलिकट झील है या चिल्का झील है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत में जो है ना खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पुलिकट झील नहीं होगी हमारी, वो हो जाएगी चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पाई जाती है, ये उड़ीसा राज्य में है हमारे। तो आज के हमारे ये 20 प्रश्न थे। और कैसे लगे प्रश्न बताइएगा आप लोग। और प्रश्न जो है ना अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं लाइक किया है। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को भी ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी
अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले अगर आप जो है ना इसकी एचटीज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफ्स शेयर कर दी जाती हैं। तो जुड़ना ना भूलिए टेलीग्राम चैनल से भी और यूट्यूब चैनल से भी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।